अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स। तो सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है, जो कि बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब हम इसको देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है दरअसल। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर एक टॉपिक शुरू करेंगे। पहला टॉपिक जो है इस बुक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम पर अगर गौर किया जाए तो ये जो लफ्ज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। कितने वर्ड्स का? दो वर्ड्स का। पहला जो वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा जो वर्ड है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन से निकला है, यानी चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? किस वर्ड से निकला? स्टेशनरी से, जिसका मतलब क्या है? रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब क्या है? रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब अब हमें थोड़ा सा जहन में आ रहा है, यानी चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट यानी कि ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स होगी जो कि डील करेगी विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ऐसे चार्जेस की स्टडी करेगी जो कि क्या होंगे? रेस्ट पर होंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। उनके ऊपर फोर्सेस भी लग रही होंगी, लेकिन वो क्या होंगे? रेस्ट पर होंगे। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया, चार्ज। क्या वर्ड यूज़ किया? चार्ज। चार्ज को अगर हम डिफाइन करें, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसकी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। विच जो कि क्या करती है? अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल। एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और एक दूसरे को रिपेल करने में कारगर साबित होती हैं। अब हमने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? ये वो पार्ट जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिनसे मिलकर एक एटम बना होता है। यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि इंडिविजिबल हों, उन्हें क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। तो या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इट इज़ अ चार्ज के बारे में हम क्या डेफिनेशन डिफाइन करते हैं? इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ऑफ द क्या है? पार्टिकल्स है। कौन से पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहलाते हैं। विच जिसकी वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों के दरमियान, चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। अब देखिएगा, ये जो चार्ज की जो प्रॉपर्टी, चार्ज जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, ये पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कि नेचर ने इनके अंदर रख दी है। इसकी कोई रीज़न नहीं है कि क्यों रख दी है, किस वजह से है। तो अब हम इसको बाद में देखेंगे भी सही, क्यों रिपल्शन होती है, क्यों अट्रैक्शन होती है पर चार्जेस के दरमियान। तो यहाँ पे देखें, चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। चार्जेस कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस। वन इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज़ द नेगेटिव चार्ज। एक चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। तो चार्जेस कितनी तरह के? दो तरह के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब देखें, अगर दो पॉजिटिव चार्ज रख दिए जाएं इकट्ठे, तो इनके दरमियान कौन सी फोर्स पाई जाएगी? क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस के दरमियान हमेशा कौन सी फोर्स पाई जाती है? रिपल्शन। ठीक है। और इसी तरह अगर दो नेगेटिव चार्ज रख दिए जाएं इकट्ठे, तो उनके दरमियान में कौन सी फोर्स पाई जाएगी? रिपल्शन, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। अगर हम दो अनलाइक चार्जेस रख देते हैं, जैसे कि ये रखे हुए हैं, इनके दरमियान कौन सी फोर्स पाई जाएगी? अट्रैक्शन। तो अनलाइक चार्जेस के दरमियान कौन सी फोर्स पाई जाएगी? अट्रैक्शन, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और दो सेम चार्जेस यानी दो लाइक चार्जेस क्या करेंगे? हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब हम यहाँ पे चैप्टर का जो नया टॉपिक है, पहला टॉपिक है जो उसको स्टडी करेंगे, वो उसका क्या नाम है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, एक इंजीनियर था, फ्रेंच इंजीनियर, जिसका नाम था चार्ल्स कूलम्ब। चार्ल्स कूलम्ब ये क्या था? फ्रेंच इंजीनियर था। क्या था? फ्रेंच इंजीनियर, जिसने इन 1784 एडी 1784 एडी में इसने क्या किया? क्वांटिटेटिवली मेजर किया द फोर्स बिटवीन
टू चार्जेस, क्या किया, क्वांटिटेटिवली मेजर किया फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को मेजर किया। अब इसने जो ऑपरेटस यूज़ किया था या जो बैलेंस यूज़ किया था वो किस बैलेंस के ज़रिए इसने मेजरमेंट्स की थी, टॉर्शनल बैलेंस के ज़रिए इसने क्या किया था, मेजरमेंट की थी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को। अब ये हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन किया कॉलम्स लॉ का। अब हम देखते हैं कि कॉलम लॉ की स्टेटमेंट क्या है। तो अगर हम स्टेटमेंट की तरफ चलें तो इसमें दो वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं स्टेटमेंट, कॉलम्स लॉ की। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिखने के बजाय पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि कंसीडर करें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं। अभी बताता हूँ पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। और इनके दरमियान जो फासला है वो क्या है, आर डिस्टेंस है इनके दरमियान। अब ये दोनों चार्जेस हैं एक दूसरे के फील्ड्स के साथ, इन दोनों की जो चार्जेस की जो फील्ड है एक दूसरे के इंटरेक्ट करेंगी तो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अभी हमने देखा था कि जब लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। अब ये जो Q1 है इस Q2 के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन होती है ये F21। और ये जो Q2 है ये Q1 के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स, और उसकी जो डायरेक्शन होगी ये वो होगी F12। ये हमने दो फोर्सेस को नाम दे दिया, ठीक है। अब जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R। अब ज़रा कॉलम कहता क्या है वो ज़रा देखते हैं। कॉलम कहता है कि जो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हम इस जो स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं कि एक जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस, और एक दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो r है, और उस r का अगर हम स्क्वायर ले लें तो उनके दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी वो फोर्स इस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये दो स्टेटमेंट्स थी, जो ये दो पार्ट थे स्टेटमेंट के जो हमने देखे। तो अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखता कि आप उसमें बुक में देख लें, बुक में लिखी हुई है कि मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी वो फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जब कोई एक्सप्रेशन इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है, यानी इन्वर्स कोई पैरामीटर किसी दूसरे पैरामीटर के इन्वर्स के स्क्वायर के इन्वर्स हो तो उसको कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ पे एक MCQ भी बनता है कि कॉलम्स लॉ कौन सा लॉ को फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, इसको और इस एक्सप्रेशन को तो इकट्ठा करके लिख लें तो क्या बन जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। जब हमें पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर हम वहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो जो कांस्टेंट है वो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये K क्या है, अब ज़रा देखिएगा, हम देखते हैं K क्या है। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये कॉलम फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉलम फोर्स की एक्सप्रेशन है। कॉलम फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं बिटवीन टू चार्जेस, और ये इस फोर्स की मैग्नीट्यूड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है,
मैग्नीट्यूड फॉर्म है, इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही जिक्र है, तो इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब देखते हैं ये के क्या है। वेयर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नैलिटी कांस्टेंट जिसका नाम क्या है, नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का दूसरा नाम भी है, कूलम्ब्स कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में इसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा गया है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, अब ये है क्या चीज़ कि इसका फार्मूला क्या है, वो अब हम यहाँ लिखते हैं। फार्मूला इसका देखें अगर, कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसका फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। अगर इन कांस्टेंट्स का रेसिप्रोकल ले लें अगर हम, तो फिर इसकी वैल्यू बन जाती है K की, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। अब देखिएगा 4 पाई की वैल्यू तो हमें पता है कांस्टेंट है, और ये एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। ये है दरअसल है क्या, एप्सिलॉन नॉट है क्या दरअसल, मैं यहाँ लिखता हूँ, इट इज़ द परमिएबिलिटी, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि इट इज़ द मेजर ऑफ, ये क्या बताता है हमें, कि मेजर करता है कि कितनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज को, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, वो दूसरे चार्ज को कितना इफ़ेक्ट करेगी, क्या करेगी, कितना इफ़ेक्ट करेगी इन द एब्सेंस ऑफ सम मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, या उनके दरमियान अगर हम कोई मीडियम रख दें तब कितना इफेक्ट करेगी, और अगर उनके दरमियान से मीडियम को हटा दें चार्जेस के दरमियान से, तब कितना इफेक्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज को। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये हमें ये बताता है, ये परमिटिविटी यानी परमिशन से वर्ड निकला है कि कितनी परमिशन देता है इस फ्री स्पेस को एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज को इफेक्ट करे। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू है, और उसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, और इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा देखो, ये हमने इसकी फिक्स वैल्यू देखी, और ये जो अगर हम इन चीज़ों को डिवाइड कर दें 1 पर, तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो K की वैल्यू आएगी, और K की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिएगा इसके यूनिट में और इसके यूनिट में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, क्वांटिटीज़ कॉमन है, लेकिन उनके जो पावर्स हैं वो ऑपोजिट हैं। इसमें जो पावर पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव। अब बच्चे इन्हीं के यूनिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये MCQs में पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स में भी हमारे साथ ये बार बार हमें इनका सामना करना पड़ेगा। अब ये जो 9 K की जो वैल्यू है, ये K की वैल्यू 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला जो फैक्टर है वो क्या है, डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, ऑफ K 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली जो चीज़ है वो है मीडियम बिटवीन द चार्जेस, 2 चार्जेस, और जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है कि मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करती है। किस पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे कैसे डिपेंड करती है,
अब हमने पढ़ा था कि दो तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, एक CGS सिस्टम होता है और एक MKS सिस्टम होता है। तो CGS सिस्टम में इसकी कोई और वैल्यू होगी और MKS सिस्टम में इसकी कोई और वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि हमने मीडियम क्या है इन दो चार्जेस के दरमियान में, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम किस यूनिट्स में, किस सिस्टम ऑफ यूनिट में इसके यूनिट्स को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बात ऐड करेंगे, वो बात ये है कि कॉलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। कॉलम फोर्स इट इज ए म्यूचुअल फोर्स, इट इज ए म्यूचुअल फोर्स। अब म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है? म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि ये F21 जो फोर्स है, ये F12 जो फोर्स है, ये Q2 चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। अब ये जो F21 फोर्स जो है ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर लगा रहा है, यानी कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन जो F21 की डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है, और जो F12 की डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, बट बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अभी हमें बताया कि म्यूचुअल फोर्स है, तो म्यूचुअल फोर्स की रीज़न मैंने बताई कि म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उतनी ही फोर्स Q2 चार्ज Q1 के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है। तो इस को हम क्या कहते हैं? फिनोमेना को म्यूचुअल का नाम देते हैं, क्योंकि ये फोर्सेज हैं तो हम कहेंगे म्यूचुअल फोर्सेज, ठीक है। तो उसके बाद तो हम इसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें तो ज़रा देखते हैं कैसे, कि F12 जो फोर्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है किसके? F21 फोर्स के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द ऑपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि दोनों की फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अब हम देख भी सकते हैं कि अगर हम इन फोर्सेस, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई हैं, अगर हम इनके यूनिट वेक्टर्स ड्रा करें तो यूनिट वेक्टर भी यही होंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो हम ये लिखते हैं कि यहाँ इसका जो यूनिट वेक्टर है वो होगा R21। क्या होगा? R21 यूनिट वेक्टर, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखें यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तो तमाम यूनिट वेक्टर्स की सेम होती है, 1 होती है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है? यहाँ पे ऑपोजिट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जो R12 है वो बराबर है किसके? R21 के, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, ठीक है। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, कौन सी फॉर्म में लिखना चाहें? वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे? कि जैसे कि हमने ये फोर्स लिखी थी, ये हमने फोर्स की लिखी है मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर हम इस फोर्स की लिखें वेक्टर फॉर्म तो कैसे लिखेंगे? ज़रा देखिएगा। F12 जो फोर्स है वो हम कह दें कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ओवर R स्क्वायर। अब ये है इसकी मैग्नीट्यूड, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। अब इसके साथ डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम क्या करें कि इसके लिए भी फोर्स लिखें, F21 के लिए भी फोर्स लिखें, तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और उसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा? R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ज़रा गौर से समझिएगा कि अगर हम इस यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर दें, R21 को रिप्लेस कर दें R12 के साथ, तो नेगेटिव साइन के साथ हम इसको लिखेंगे, तो ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा, इसको कहते हैं अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 अगर हम लिखें दोबारा से, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R21 की जगह क्या लिख दें हम? R12 यूनिट वेक्टर, और इसके साथ R21 और R12 के दरमियान क्या रिलेशन है? नेगेटिव साइन का, यानी ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हम इस तरह से लिख देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये कहाँ आ जाएगा? बाहर। अब ज़रा देखो, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन को रिप्लेस कर दूँ, इधर से इधर लगा दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं।
अब ये जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है ये किसके बराबर है? ये तो F12 के बराबर है। देखें K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21 तो यूनिट वेक्टर है F12 का, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो ये प्रूव हो गया कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो यहाँ तक कोई बात आपको समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम और बात करें कि अब यहाँ पे एक और बात हमें समझ आती है, वो बात क्या है कि ये दरअसल कंडीशन न्यूटन थर्ड लॉ की भी है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि जो लगने वाली फोर्सेस हैं, जो बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस हैं, वो एक क्या करती हैं, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, वही बॉडी दूसरी उसी दोबारा बॉडी के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। तो पता क्या चला, कॉलम्स लॉ जो है दरअसल एक तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। कौन से लॉ को? न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। तो अब थर्ड लॉ जो है वो क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि इसकी जो वैल्यू है डिपेंडेंस ऑफ द फोर्स, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंडेंस ऑन मीडियम, जो फोर्स की जो वैल्यू है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है ज़रा देखिएगा। अब ये जो दो चार्जेस हैं, इन चार्जेस के दरमियान हमने कोई भी मटेरियल नहीं रखा हुआ, वो मटेरियल यानी कि नहीं रखा हुआ, तो उसके अंदर एयर है दो चार्जेस के दरमियान। अगर उस एयर को भी हमने इवैक्यूएटेड कर लिया तो फिर ये जो हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान क्या हो गया, एक वैक्यूम हो गया, फ्री स्पेस हो गई। तो उसके लिए जो फोर्स का फार्मूला है वो अभी हमने देखा था कि F12 अगर मैं लिखूँ इस फोर्स के लिए तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा अगर इसके हम ये फार्मूला, इस K की जगह पे हम क्या करेंगे, इस K की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसी तरह अगर हम इस F21 फोर्स के लिए भी अगर हम क्या करें, फार्मूला लिखें, तो वो भी यही फार्मूला है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स आ जाएंगी। अब देखें ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है एयर के लिए है। किसके लिए? एयर। जब इन दो चार्जेस के दरमियान क्या है, एयर है। अगर हम क्या करें, इन दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख दें, इंसुलेटिंग मीडियम रख दें, तो फिर इस फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। फोर्स का फार्मूला मैं लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक वही। उसके बाद Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब देखें ये जो एप्सिलॉन R है इसका नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। याद रहे कि जो रिलेटिव परमिटिविटी जो ऑफ द मीडियम, ये हमेशा मीडियम के लिए होती है, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट जो था ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस था। ये क्या था, फ्री स्पेस। ये दोनों में डिफरेंस है। असल में फार्मूला यही है कि अब हम जो ये जो एप्सिलॉन R की जो वैल्यू है ये डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, जबकि एयर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.006 होती है और वैक्यूम के लिए 1 होती है। तो असल में बेसिक फार्मूला यही है, बेसिक फार्मूला, जनरल फार्मूला यही है। अगर हम इधर एप्सिलॉन R की जगह एयर के लिए ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये क्लोज टू 1 है, ये ऑलमोस्ट 1 कंसीडर कर लें, तो फार्मूला एप्सिलॉन R की जगह पे 1 आ जाएगा, तो दोबारा से यही फार्मूला बन जाएगा। तो बेसिक फार्मूला यही है, इसी फार्मूले को हम इस फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम इस फार्मूले को फोर्स जो मीडियम की मौजूदगी में है उसको हम अगर इस तरह से लिख लें, नई शक्ल में लिख लें, फोर्स इन मीडियम ड्यू टू मीडियम, अगर हम 1/एप्सिलॉन R को बाहर निकाल लें, बाकी सारा फार्मूला वही लिखा रहने दें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये फोर्स ड्यू टू द एयर का वाला फार्मूला है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन R इंटू फोर्स ड्यू टू when there is air between the two charges, ठीक है। तो अब देखें एप्सिलॉन R की अगर वैल्यू मालूम करना चाहें तो वो क्या बन जाएगी, अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा क्या, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू
फोर्स जब दो चार्जेस के दरमियान एयर पाई जाती हो, और कॉलम फोर्स जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम पाया जाता हो, कोई डायरेक्ट मीडियम रखा है। तो दरअसल यहाँ से हमें एप्सिलॉन आर की रिलेटिव परमिटिविटी की क्या हो गई, डेफिनेशन का अंदाज़ा हो गया। ये दरअसल रेशो है। ये क्या है? रेशो है। किन चीज़ों के दरमियान रेशो है? फोर्सेस के दरमियान रेशो है। कौन सी फोर्स? कॉलम फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के दरमियान रेशो है। ये कौन कौन सी फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के दरमियान रेशो है? ये उन फोर्सेस के दरमियान रेशो है जो कि जब के दो चार्जेस के दरमियान ये डायरेक्टेड मीडियम नहीं है, यानी हवा पाई जाती है, तब जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, और उस फोर्स के दरमियान ये रेशो है जो कि जब के दो चार्जेस के दरमियान हमने क्या रख दिया है? एक इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया है। तो इट इज़ अ रेशो बिटवीन द फोर्स व्हेन देयर इज़ air between two charges to the force when there is some dielectric medium between the two charges। तो ये उन दो चार्जेस के दरमियान की जो फोर्स है उनके दरमियान ये रेशो है। तो अब ज़रा देखें, तो अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया था, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्जेस ये दोनों हमने Q1 और Q2 क्या लिए थे? पॉइंट चार्जेस लिए थे। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ऐसे चार्जेस, ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस, हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। द पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैव नो डायमेंशंस। ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस हैव नो डायमेंशंस आर कॉल्ड द पॉइंट चार्जेस। अब इसका मतलब क्या है? अब ऐसे चार्जेस जिनका साइज जो है वो उन दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन से बहुत छोटा हो। अब दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन देखें बहुत ज़्यादा है और इनका साइज़ बहुत छोटा है, यानी सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मच ग्रेटर दैन द साइज ऑफ द चार्ज। तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस। क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस कहते हैं। और ये इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये एक नुक्ते की तरह होते हैं, यानी कुछ इस तरह से ये नुक्ता लगाए, ये यानी कि इसको समझ लें, पॉइंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट द कॉलम्स लॉ, कॉलम फोर्स जो हमने पढ़ना था। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, वो बहुत अहम बात है। वो क्या है? अब मैं यहाँ से आप क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि एक चार्ज आपके पास Q1 है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 कॉलम्स। कॉलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, जो चार्ज को जिसमें हम यूनिट में मेजर करते हैं वो कॉलम्स है। और दूसरा चार्ज है आपके पास Q2 और वो है हमारे पास 4 कॉलम। ठीक है, और ये दो चार्जेस हमने रखे हुए हैं, एक ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, और इनके दरमियान ये फासला है R। अब बताएं कौन सा चार्ज किस चार्ज के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा? तो ज़्यादा फोर्स कौन सा चार्ज लगाएगा? अब हमें फ़ौरन जहन में ये आ रहा है कि जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा वो चार्ज फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा। तो ये जो आंसर है हमारा गलत है। क्या है? गलत है। तो आंसर जो हमारा जो है वो हमारे पास ये है कि दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा ये कि F21 बराबर है F12 के, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की? ऑपोजिट। यानी कि इन फोर्सेस की जो कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे और दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। क्योंकि ये जो फोर्स है ये किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि ये जो फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पर डिपेंड कर रही है। तो प्रोडक्ट दोनों केसेस में क्या है? कांस्टेंट रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, तो और दूसरी बात ये भी है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। तो एक चार्ज जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा वो ये चार्ज भी उसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कॉलम्स लॉ से रेलिवेंट। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।